नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभा शर्मा और मैं आज एक आपके लिए वीडियो फिर से लेकर आई हूं। जो हमने कारक कल पढ़े थे वे हमने कर्ता कारक से लेकर अपादान तक पूरे कर लिए थे, लेकिन अब उसके बाद आता है संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो आज हम पढ़ेंगे संबंध कारक और अधिकरण कारक और उसका थोड़ा सा अभ्यास भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और मेरी वीडियो देखकर पूरी वीडियो देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम अभ्यास भी करेंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए, तो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको कैसी लगी वो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और कौन सी वीडियो आपको चाहिए वो भी बताइएगा। मैं उसकी वीडियो आपको बनाकर शेयर करूँगी और मेरी वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी उससे फ़ायदा उठाएँ। तो अब हम शुरू करते हैं संबंध कारक। जैसे हमने पढ़ा था कि अपादान कारक जब अलग होना होता है तब हम अपादान कारक लगाते हैं, लेकिन ये संबंध कारक है हमारा। तो संबंध कारक से जैसे हमें पता लग रहा है कि ये संबंध बताता है। जब किसी शब्द से किसी का संबंध पता लगे, किसी संबंध का बोध हो, तब हम वहां पर संबंध कारक मानते हैं। तो अगर हमको किसी का संबंध बताना होता है किसी से, तो हम उस जिससे हमें किसी का संबंध बताना होता है तो उस के नाम में या उस शब्द में हम संबंध कारक लगाते हैं या षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं उदाहरण में, सहा श्यामस्य मित्रम अस्ति। इसका मतलब हुआ सहा वह श्यामस्य श्याम का, मित्रम मित्र, अस्ति मतलब है, वह श्याम का मित्र है। तो श्याम नाम है किसी का, ठीक है, और श्याम का मित्र है वह। तो हम श्याम के बाद का आ रहा है, का के की रारे री जहाँ होता है वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, संबंध कारक का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर का आ रहा है। तो इसलिए हम प्रथम वचन में षष्ठी विभक्ति में आदस्या और यस्या जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर श्याम के साथ हमने स्या जोड़ दिया, तो हो गया श्यामस्य मित्रम अस्ति, सहा श्यामस्य मित्रम अस्ति, यानी वह श्याम का मित्र है। तो अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो जो विभक्ति हमने यहाँ लगाई वही का में जोड़ देंगे। तो श्याम में हमने स्या जोड़ा है, अब प्रश्न बनाएंगे तो का में श्या जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कस्य। तो प्रश्न बनेगा सहा कस्य मित्रम अस्ति, वह किसका मित्र है? तो उत्तर मिलेगा सहा श्यामस्य मित्रम अस्ति, वह श्याम का मित्र है। तो यहाँ पर हमको श्याम का संबंध पता लग रहा है मित्र से कि मित्र किसका है, श्याम का है। तो श्याम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप समझ गए हैं कि ये श्याम यहाँ पर पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में आदस्या और यह जुड़ जाता है तो हो जाएगा रूप श्यामस्य एक वचन में। अगर दो वचन होता है तो आभ्याम जुड़ता है और बहुवचन होता है तो नाम जुड़ता है या नाम जुड़ता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। अब यहाँ देखिए, रमा लताया भगनी आसीत। यहाँ पर रमा भगनी है, बहन, भगनी का मतलब बहन है, थी। रमा किसकी बहन थी? लताया, लता की बहन थी। तो लता से संबंध जुड़ रहा है भगनी का, तो किसकी बहन थी? लता की। तो लता के बाद की आ रहा है, तो यहाँ पर लता है क्योंकि आकारांत है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग लगेगा तो हो जाएगा लताया। क्योंकि लता में जब स्त्रीलिंग होता है तो या और या पे आ की मात्रा और विसर्ग लगता है, तो यहाँ पे रूप बनता है लताया, अर्थात रमा लताया भगनी आसीत, रमा लता की भगनी बहन थी। अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो कस्याह होगा। कस्याह मतलब स्त्रीलिंग में किसकी होता है, तो क्या बनेगा? रमा कस्याह भगनी आसीत, रमा किसकी बहन थी। तो उत्तर मिलेगा लताया, रमा लताया भगनी आसीत, रमा लता की बहन थी। तो इस तरह से स्त्रीलिंग में हम याहा जोड़ देते हैं और प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा कस्याह। अब हम देखते हैं नपुंसकलिंग। पत्र, यहाँ पर पत्रम होता है तो पत्रम नपुंसकलिंग होता है। तो पत्र यानी पत्ते का, यहाँ पे स्या, इसमें भी जो
ये जो षष्ठी विभक्ति का रूप है। और मैंने आपको पहले भी बताया था द्वितीय विभक्ति के बाद नपुंसक लिंग के और जो पुल्लिंग होता है उनके रूप एक जैसे चलते हैं। तो इसी तरह जैसे यहाँ श्यामस से आया, यहाँ पत्रस पत्र का, पत्ते का, वर्ण रंग, हरितः हरा, भवती मतलब होता है, पत्ते का रंग हरा होता है। तो यहाँ पे किसका रंग हरा होता है? पत्ते का। तो पत्ते का बाद में का आ रहा है, इसलिए पत्ते की संस्कृत होती है पत्रम। तो पत्रम में माँ हट जाएगा और स्या जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पत्रस्य। पत्रस्य वर्णा हरिता भवती, पत्र का वर्ण हरा, रंग हरा होता है। प्रश्न बनाएंगे तो फिर इसमें पुल्लिंग की तरह ही आएगा कस्य। तो आएगा कस्य वर्णा हरिता भवती, तो उत्तर मिलेगा पत्रस्य वर्णा हरिता भवती, अर्थात पत्ते का रंग हरा होता है। रंग किसका है? पत्ते का। तो रंग का संबंध पत्ते से पता लगता है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा कि कोई भी रूप चलता है तो द्वितीय विभक्ति के बाद पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक जैसे चलते हैं, सिर्फ स्त्रीलिंग चेंज होता है, बदलता है, वह आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर कस्य की जगह यहाँ पर कस्याः आएगा। तो आगे चलते हैं अधिकरण कारक की ओर। अधिकरण जैसे जब कार्य होने के स्थान का बोध हो तो वहां पर अधिकरण होता है। इसका चिन्ह जैसे मैंने आपको बताया था में पर होता है, ठीक है ना। तो जहाँ स्थान का बोध होता है, कार्य कहाँ पर हो रहा है, तो वहां पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति लगती है। अब आप देखिए उदाहरण, इसमें भी मैंने तीनों लिंगों को बताया है। माता पुत्रे विश्वसति, माता पुत्र पर विश्वास करती है। तो माता किस पर विश्वास करती है? पुत्र पर। यहाँ पुल्लिंग है तो पर आ रहा है, पुत्र पर विश्वास करती है। तो पुत्र के ऊपर विश्वास करती है तो पुत्र में सप्तमी विभक्ति लगेगी तो हो जाएगा एक वचन पुत्रे। सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? पुत्रे। माता पुत्रे विश्वसति। मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया, मैं इसमें हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये षष्ठी विभक्ति इसमें आया, षष्ठी विभक्ति का ये रूप बना, ठीक है ना। तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये श्यामस इसमें षष्ठी विभक्ति है और ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का रूप बना। लतायाः इसमें षष्ठी विभक्ति है, ठीक है ना। और ये नपुंसक लिंग है पत्रम, पत्रम में जब षष्ठी विभक्ति का रूप बना तो हो गया पत्रस्य। तो इसको भी मैं हाईलाइटेड कर देती हूँ जिससे आपको अलग पता लग जाए, ठीक है ना। ये सब षष्ठी विभक्ति के रूप हैं। तो यहाँ भी मैं करती हूँ, यहाँ पर पुत्रे पे आ रहा है सप्तमी विभक्ति, ये ऊपर षष्ठी विभक्ति के रूप थे, अब ये सप्तमी विभक्ति के रूप आ गए। तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करूंगी तो हो जाएगा पुत्रे, माता पुत्रे विश्वसति, माता पुत्र पर विश्वास करती है। अब जहाँ पर हम प्रश्न बनाएंगे तो माता किस पर विश्वास करती है, तो किस पर आ रहा है या किसमें जहाँ पर आता है तो वहां पर कस्मिन लगता है सप्तमी विभक्ति में। इस बात पे मतलब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर किसमें या किस पर आता है वहां पर कस्मिन लगता है, लेकिन अगर कहाँ पर आएगा तो मैं आगे बताऊंगी उसमें क्या लगता है, उसमें पुत्र भी लगता है, उसमें पुत्र लगता है। लेकिन यहाँ पर किसमें या किस पर जहाँ पर आएगा तो वहां कस्मिन लगेगा। तो माता कस्मिन विश्वसति, माता किस पर विश्वास करती है, तो उत्तर मिलेगा पुत्रे। तो पुत्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन लग गया, लेकिन प्रश्न बनाएंगे तो आएगा कस्मिन, किस पर, ठीक है ना। तो माता पुत्रे विश्वसति, माता पुत्र पर विश्वास करती है, यह सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया और पुल्लिंग है ये। आगे हम स्त्रीलिंग का देखते हैं उदाहरण। सीता कक्षायाम तिष्ठति, सीता कक्षा में बैठती है, ठीक है, बैठी है या बैठती है। तो सीता स्त्रीलिंग है और कक्षा भी स्त्रीलिंग है, तो हम सीता कहाँ बैठी है, ठीक है। अगर हम कहाँ का रूप लेंगे कि कहाँ बैठी है सीता, क्योंकि कक्षा एक स्थान को दर्शाता है, एक जगह का नाम है, तो हम कहाँ भी कर सकते हैं इसको। तो अगर हम लेंगे कि सीता कहाँ बैठी है तो हम प्रश्न में पुत्र लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि सीता किसमें बैठी है, अगर किसमें आएगा किसके अंदर बैठी है, तो हम कस्याम भी ले सकते हैं, कक्षा में बैठी है, तो हम यहाँ कस्याम भी ले सकते हैं। स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं किम धातु में, ठीक है। अब
यहाँ पर सीता कहाँ बैठी है? कक्षा में बैठी है। तो कक्षा में, यहाँ में आ रहा है तो कक्षा में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगेगा, स्त्रीलिंग तो बनेगा याम, जुड़ जाएगा कक्षा में तो हो जाएगा कक्षायाम तिष्ठति, सीता कक्षा में बैठी है। और अगर हम पूछेंगे प्रश्न में कि सीता किस में बैठी है तो उत्तर मिलेगा कक्षा में कस्याम, तो यहाँ पर आएंगे लिखेंगे हम कस्याम। और अगर हम पूछेंगे क्योंकि स्थान को दर्शा रहा है तो हम कहाँ भी पूछ सकते हैं कि सीता कहाँ बैठी है तो आएगा कुत्र, सीता कुत्र तिष्ठति, तो भी आपको आंसर मिलेगा कक्षायाम। तो अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो ये दोनों आपके यहाँ पर सही होंगे, ठीक है ना। स्थान जहाँ पर दर्शाया जाता है वहां पर आप कुत्र भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है वृक्षे पत्राणि सन्ति, ये नपुंसकलिंग है। पत्राणि, अच्छा वृक्ष क्योंकि अच्छा वृक्ष चलता है, वृक्ष भी पुल्लिंग के ही तरह चलता है, कोई बात नहीं है, हम पुल्लिंग को ही यहाँ पर ले लेते हैं। वैसे पुल्लिंग के और नपुंसकलिंग के एक जैसे ही चलते, मैंने आपको बताया था द्वितीय विभक्ति के बाद। यहाँ वृक्ष पर पत्ते हैं, कहाँ पर पत्ते हैं? वृक्ष पर पत्ते हैं, तो वृक्ष के ऊपर पत्ते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो हम पूछेंगे कोई मतलब अगर हम पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि पत्ते किस पर हैं, तो हम बोलेंगे प्रश्न बनाएंगे कस्मिन, कस्मिन पत्राणि सन्ति, किस पर पत्ते हैं, तो हमें उत्तर मिलेगा वृक्षे पत्राणि सन्ति, वृक्ष पर पत्ते हैं। तो वृक्ष पर पत्ते हैं तो वृक्षे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन लग जाएगा। और किसमें पत्ते, किस पर पत्ते हैं, क्योंकि किसमें नहीं कर सकते, यहाँ वृक्ष है तो वृक्ष के ऊपर ही हो सकते हैं, अंदर नहीं हो सकते, जहाँ अंदर वाली बात आती है वहां पर में लगता है। तो यहाँ पर किस पर पत्ते हैं तो कस्मिन, किस पर पत्ते हैं तो कस्मिन लगाएंगे और उत्तर मिलेगा वृक्षे पत्राणि सन्ति, वृक्ष पर पत्ते हैं। यहाँ पर आप कुत्र भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये भी पूछ सकते हो आप कि कहाँ पर पत्ते हैं, तो यहाँ पर भी कुत्र भी लग सकता है आपका, ठीक है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर कुत्र भी लिख सकता है अगर आप ऐसे पूछोगे पत्ते कहाँ हैं, लेकिन ज्यादातर ये स्थान को ही दर्शाता है। अगर आप जैसे पत्ते जमीन पर पड़े हैं तो आप कहाँ पर पत्ते पड़े हैं, तब आप कुत्र का प्रयोग करोगे तो ये सटीक जाएगा। लेकिन आप कर सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सही है वो कस्मिन ही है, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर याद नहीं आता है तो आप कुत्र का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरह हमारी इसमें कक्षा में स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो गया ये, और वृक्ष पर भी पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो ये हमारा अधिकरण कारक हो गया। अब मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, हम नीचे थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, अब आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए मैंने 8 वाक्य दिए हैं, 8 वाक्यों में 8 कारकों का मैंने प्रयोग करके आपको समझाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से और समझ सकते हैं। पहला है सविता गायती, सविता गाती है, तो यहाँ पर जो गायती है वो क्रिया है, गाती है, ठीक है, इसमें कर्म नहीं है। अगर होता कर्म आगे वाले में आएगा, यहाँ पे सिर्फ गायती, गाने का बोध हो रहा है, क्या गा रही है उसका बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्रिया का बोध हो रहा है। और सविता कौन गा रहा है, सविता गा रही है, तो यहाँ पर सविता क्या है, कर्म है और स्त्रीलिंग है, सॉरी कर्ता है और स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर सविता हो गई आपकी ये कर्ता, ठीक है। दूसरा है सविता गीतम गायती, अब सविता क्या गा रही है, गीतम। अब ध्यान दो इस बात पर कि सविता कर्म है, करता है, सॉरी करता है, लेकिन गाता गायती क्रिया है, लेकिन अब वो क्या गा रही है, गीत गा रही है। तो गीत क्या हो गया आपका, गीत हो गया आपका कर्म, गीत आपका क्या हो गया, कर्म, तो ये आपका हो गया कर्म। उसके बाद सविता मुखेन गायती, सविता किसके द्वारा गा रही है, मुखेन, मुख के द्वारा गा रही है, तो यहाँ पर मुख का
आपको सहायता हो रही है, मुख के द्वारा गा रही है, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गया, करण कारक हो गया। तो ये आपका इसमें मैंने आपको बताया एन जुड़ जाता है, ठीक है ना। अगर एक वचन है तो उसमें एन जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो मुख में एन जुड़ गया, ठीक है। तृतीय विभक्ति एक वचन में, तो सविता मुखेन गायति, तो मुखेन क्या हो गया, ये आपका करण कारक तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया। उसके बाद है सविता अनुजाय उपहारम ददाति। सविता किसके लिए उपहार दे रही है, अनुजाय, अनुज के लिए। अब आप फिर यहाँ पर देखना, क्योंकि बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप करण संप्रदान में और कर्म में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं दोनों एक साथ मैंने दिखाए हैं। सविता अनुजाए उपहारम ददाती, सविता यहाँ पर कर्ता है, देने वाली, और देना क्रिया है, ठीक है। क्या दिया जा रहा है, उपहार, तो उपहार क्या हो गया, कर्म। यहाँ पर उपहार कर्म है, क्योंकि क्या दिया जा रहा है, उपहार दिया जा रहा है, तो उपहार क्या हो गया, कर्म। आपका जो ऊपर कर्म है वही कर्म है यहाँ पर। लेकिन अनुजाए किसके लिए दे रही है, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है, अनुजाए। तो यहाँ पर ये संप्रदाय है, ये दोनों एक साथ आए हैं, इनको फर्क समझने की कोशिश करो, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। तो ये आपका हो गया अनुजाए, तो अनुजाए आपका हो गया संप्रदान, ठीक है। दोनों चीजें अलग हो गई, किसके लिए दिया जा रहा है, अनुजाए, तो यहाँ संप्रदान हो गया। क्या दिया जा रहा है, उपहारम, यहाँ कर्म हो गया। ददाती दिया जा रहा है, क्रिया हो गई, और किसके द्वारा दिया जा रहा है, सविता के द्वारा, तो सविता कर्ता हो गई। अब सविता आपणात उपहारम आनयत। अब सविता कहाँ से उपहार लेकर आई, तो आपणात, दुकान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपणात दुकान से लेकर आई, दुकान से लाई, तो दुकान से अलग हुआ, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हो गया, यहाँ पर अपादान कारक लग गया। तो यहाँ पर पंचमी व्यक्ति में कौन सा कारक लग गया, आपणात, ठीक है। आपणात, आपणम मतलब होती है दुकान, ठीक है। आपणात में पंचमी विभक्ति लग गई, तो आपणात दुकान से उपहार लाई, सविता दुकान से उपहार लाई। ये आपको पता लग रहा है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उपहार लेकर आना अर्थात दुकान से उठाकर लेके आई, तो वो अलग होने का बोध हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, देखो, अद सवितायाः अनुजस्य जन्मदिवसः मन्यते। आज सविता के भाई, छोटे भाई का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखो, सवितायाः, सविता के, और अनुजस्य, अनुजा का, यहाँ पे स्त्रीलिंग का भी प्रयोग हुआ है और पुल्लिंग का भी प्रयोग हुआ है, अलग अलग। देखो, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है सविता का, तो इसमें यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सवितायाः स्त्रीलिंग है, और अनुजस यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे भी लेकिन है षष्ठी विभक्ति ही, दोनों ही में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और पुल्लिंग है, ठीक है। अनुजस्य पुल्लिंग है, सविता स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है अलग अलग। दोनों में अद्य सविता के आ रहा है, और भाई का, छोटे भाई का यहाँ भी का आ रहा है। जन्म दिवस मन्यते, जन्म दिवस मनाया जा रहा है। दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग का यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखो, अधिकरण देखते हैं। जन्म दिवसे सर्वे प्रसन्ना सन्ति, जन्म दिवस पर सभी प्रसन्न हैं। अब जन्म दिवस पर आ रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण हो गया, जन्म दिवसम, यह नपुंसकलिंग हो गया, एक वचन। जब जन्म दिवसम में आपको यहाँ पर सती विभक्ति लग गई है, तो नपुंसकलिंग एक वचन हो गया, तो ये आपका हो गया, ठीक है। सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक जन्म दिवस पर।
पर या में जहाँ आता है सप्तमी विभक्ति लगती है तो सर्वे प्रसन्ना सन्ति, सभी प्रसन्न हैं, ठीक है ना। उसके बाद संबोधन कारक भी आया है, भो अनुज, ठीक है। सविता कहती है भो अनुज, यहाँ पर संबोधन कर रही है वो अपने भाई को, ठीक है। तो यहाँ पे संबोधन कारक हो गया, कहती है भो अनुज, हे अनुज, भो अनुज, हे अनुज, जन्म दिवसस्य हार्दिक शुभकामना, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर संबोधित करके बोला जा रहा है और बाद में विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी है, तो यहाँ पर संबोधन कारक है। तो इस तरह से आप देखिए आपके यहाँ पर 8 कारक आ गए हैं और सबका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से हुआ है। तो मुझे लगता है ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है और आशा करती हूँ ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आप इसका इसी तरह से और भी सेंटेंस बनाकर वाक्य बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और मैं आपको पूरी छूट देती हूँ कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कभी भी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे कोई भी अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगी। तो अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ यह आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसी लगी और शेयर और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।